स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं शाद अली। सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किए हैं मार्च 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी। उसके साथ ही सामान्य अध्ययन के प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। एक एक प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का पहला सवाल देखिए। प्रैक्टिस सेट्स की पीडीएफ के लिए आप बोल रहे थे, मैंने कहा था आपको कि टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश उनको अपलोड नहीं कर पाए। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल रहेगा आपके लिए, स्टडी मटेरियल, उसको अभी कलेक्ट करके सारे एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे अब, ताकि इन जो अभी आपको ये दिन मिले हैं तैयारी के, इसमें और तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं आप। बाकी चीज़ों को हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ स्टडी करते हैं वीडियो के अंत तक। पहला सवाल देखेंगे आज का। राज्यसभा टीवी, जिसको हम आरएस टीवी बोलते हैं, और लोकसभा टीवी एलएस टीवी, यह आपने देखा होगा आपके टेलीविज़न पर। आरएस टीवी, लोकसभा टीवी नाम के दो चैनल हैं। इन दोनों का अस्तित्व खत्म कर दिया है और इन दोनों को मर्ज करके, विलय करके इनका एक सिंगल चैनल बनाया गया है, संसद टीवी, एस टीवी इसको बोलेंगे। अब इस चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ये प्रश्न को मार्क कर लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल की परीक्षाओं के लिए। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, ये दोनों चैनल भारत सरकार के हैं। लोकसभा टीवी में, राज्यसभा टीवी में जो इनमें सेशंस होते हैं, सत्र होते हैं, ये उनको कवर करते हैं चैनल मेनली। अभी फ़िलहाल ये दोनों आपको अपने टेलीविज़न पर दिखाई नहीं देंगे। संसद टीवी नाम से सिर्फ एक सिंगल चैनल मिलेगा। तो आपको सवाल बताना है कि इसके मुख्य कार्यकारी कौन है। ये बनाया गया है रवि कपूर को। नाम आपको याद रखना है, रवि कपूर को बनाया गया है, जो संसद टीवी चैनल है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको 1 मार्च 2021 से इस पद पे नियुक्त किया गया है। आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश ने हाल ही में अपना उपग्रह आर्कटिका एम का सफल प्रक्षेपण किया है? इसका आंसर हो जाएगा, ये देश है रशिया। इस देश का नाम है रशिया, यानी रूस। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए है रशिया। तो रशिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम होता है रोकसोम। गलत, इसको बोलते हैं हम रोसकोसमोस। ठीक है, तो रोसकोसमोस जो होता है, ये इसकी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारे देश की क्या है, इसरो। अभी जो सैटेलाइट है, जो आर्कटिक है, उसकी जलवायु और पर्यावरण पर निगरानी रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसको चुना है? इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओरिजिनली इसका नाम होता है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स अमेचर, जिसको हम AIBA बोलते हैं। वैसे इसका नाम इंग्लिश में क्या है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। हेडक्वार्टर पूछ ले इसका, तो आप इसका हेडक्वार्टर आंसर करेंगे स्विट्ज़रलैंड में है। अब इसकी जो अध्यक्ष है चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति की, वो MC मैरीकॉम को बनाया गया है। तो इसके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैरीकॉम। भारत सरकार ने जीवन जीने की सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी की है। इस सूचकांक में कौन से राज्य पहले स्थान पर है? ये किस लिए जारी की गई? ये सूचकांक जो है आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने जारी की है। इस सूचकांक के तहत कुल मिलाकर के 111 सिटीज़, शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। सूचकांक के अनुसार देश में रहने के लिहाज से जो बड़े शहरों में बेंगलुरु नंबर 1 स्थान पर है, और छोटे शहरों में शिमला जो है, जो शिमला है, वो सबसे बेहतर है। तो बेंगलुरु बड़े शहरों में फर्स्ट पोजीशन पर है, और छोटे शहरों में सबसे बेहतर शहर कौन सा है? शिमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु के संदर्भ में कौन से कथन ठीक हैं? मैत्री सेतु फैनी नदी पर बना हुआ 1.9 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक पुल है।
ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट पहला ठीक है। अगर आपसे पूछेगा मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच बनाया गया है, तो आंसर आपके सामने है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला ये पुल करीब 1.9 मीटर लंबा है। जो अब भारत और बांग्लादेश आ गया, तो अभी इसमें आपसे पूछेगा कि ये कौन से स्टेट को कनेक्ट करेगा, भारत के किस राज्य को ये बांग्लादेश के किस राज्य से कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे देश में जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य में है, और त्रिपुरा के जो सबरूम है, ठीक है, त्रिपुरा के सबरूम से ये बांग्लादेश में जो रामगढ़ है वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग ठीक हो जाते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आंसर डी, इसको मार्क कर लीजिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं जो लिए हैं। भारतीय रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबर्स को एक ही हेल्पलाइन नंबर में मर्ज कर दिया है, एकीकृत कर दिया है, और सिंगल नंबर अब हेल्पलाइन का रेलवे का क्या हो गया है। तो भारतीय रेलवे ने अपने सारे हेल्पलाइन नंबर्स को सिंगल हेल्पलाइन नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, एकीकृत किया है, और ये हेल्पलाइन नंबर है नया अब 139 139 या 139। अब जो है भारतीय रेलवे का एक हेल्पलाइन नंबर है। इसके बाद में अब रेलवे यात्रा से जुड़ी किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी पूछताछ के लिए, शिकायत के लिए, मदद के लिए अलग अलग नंबर डायल नहीं करने पड़ेंगे आपको, सिंगल इसी नंबर पे कॉल करिए, रेलवे में कनेक्ट होगा ये। इससे पहले जो हेल्पलाइन नंबर थे कौन कौन से थे रेलवे के लिए, 182 एंड 138, अब ये सर्विस में नहीं है, बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इनको सबको मर्ज करके एक ही नंबर बना दिया है, 139। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? सवाल तो सिंपल है, चेंजेस हुए हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, करंट में जाएगा ये सवाल। तो उत्तराखंड में जो 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत एक जैसे नाम हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी जो है वर्तमान में जो नियुक्ति हुई है, या वर्तमान में जो सीएम है, 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत जो है नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। इससे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने दिया है इस्तीफा, इन्होंने रिज़ाइन किया है और इन्होंने ज्वाइन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में बांग्लादेश यात्रा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? वे गैवी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के द्वारा आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे? नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। एक्चुअली 26 से 27 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा की थी प्रधानमंत्री ने, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है अभी? शेख हसीना है। इनके आमंत्रण पर गए थे और उन्होंने जो है बांग्लादेश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती का जो कार्यक्रम था उसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया था। ये बात सही है। इस यात्रा के दौरान वो ढाकेश्वरी मंदिर गए थे, ये बात सही है क्या? इस बार तो नहीं गए थे, लेकिन पिछली बार जब 2015 में यात्रा की थी तब वो ढाकेश्वरी मंदिर गए थे। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, तो इसका आंसर केवल दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन। वर्ष 2020 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और 2020 का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये महान गायिका आशा भोसले जी को दिया गया है, ऑप्शन बी। ये भी चर्चा में रहा था। संसद के द्वारा हाल ही में पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित बताना है, इसका थीम क्या था? आप जानते हैं दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल है सीएम, और केंद्र सरकार है बीजेपी की। तो यहाँ पर इन दोनों में, केंद्र में और इसमें दिल्ली में, आप देखोगे तो खींचातानी चलती रहती है, क्योंकि दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली राजधानी है देश की, और देश की राजधानी हमेशा केंद्र के प्रभाव में रहती है किसी भी देश की। यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था की गई? यहाँ पर एक सीएम की व्यवस्था की गई है जिसके पास सीमित शक्तियाँ हैं, पूरी पावर्स नहीं दी गई है भारत के दिल्ली के इस सीएम को। जैसे दिल्ली के सीएम के पास जो दिल्ली पुलिस की पावर है वो नहीं है। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर काम करती है, और बाकी जो राज्यपाल है वो भी केंद्र सरकार का ही नियुक्त किया हुआ होता है।
यानी दिल्ली में जो असेंबली है, दिल्ली विधानसभा में जो भी बिल पारित होते हैं, जो कानून बनते हैं, वो कानून अंतिम तौर पर किसके पास जाएंगे? दिल्ली के उपराज्यपाल के पास। और दिल्ली के उपराज्यपाल की जब तक सहमति नहीं होगी, वो दिल्ली के लिए जो भी बिल होगा वो कानून नहीं बनेगा जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। इसीलिए इस खींचातान में दोनों ओवरलैप करने की कोशिश करती हैं, दोनों ही सरकारें। और अभी संसद में जब एक बिल लाया गया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021, तो इसमें जो उपराज्यपाल है दिल्ली का, उसके अधिकार बढ़ाए गए हैं इसमें। यानी उपराज्यपाल की पावर्स को ज़्यादा कर दिया गया। यानी जो अभी सरकार है मौजूदा, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है केंद्र में, वो क्या चाह रही है? एक तरीके से दिल्ली पर शासन करना, वो भी किसके थ्रू? डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन ये कानूनी तौर पर राज्यपाल के थ्रू कर सकते हैं, राज्यपाल की शक्ति को बढ़ाकर। और वही किया है इस विधेयक के थ्रू। यानी दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को या दिल्ली असेंबली को कोई भी नियम कानून बनाना हुआ, तो उससे पहले अब उपराज्यपाल की सहमति अब ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बहुत हंगामा होता था, कोई भी बिल पास नहीं होता था तो ये लोग पहुंच जाते थे धरना करने लेफ्टिनेंट गवर्नर के या उपराज्यपाल के घर के बाहर। और इसके बाद भी आपने देखा काफ़ी हंगामा हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने से। पहला वाला ठीक हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? ए है सौरभ गर्ग, ऑप्शन ए सौरभ गर्ग। 2021 में किस तिथि को पूरे विश्व में अर्थ आर मनाया गया था? अर्थ आर को मनाया जाता है 27 मार्च को, ऑप्शन ए। तो इसका थीम आप याद रखेंगे, साल 2021 का जो थीम था, वो था 27 मार्च को मनाया गया इसको, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ये याद रखेंगे। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 तक भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग कहां तक पहुंच जाएगा? तो नीति आयोग ने देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अलग अलग वर्गों में निवेश के व्यापक अवसरों पर 30 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की है। और इसमें निवेश के अकॉर्डिंग 2022 तक भारत का जो स्वास्थ्य उद्योग है वो 372 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने हिस्सा लिया? ये भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। मराठी उपन्यास सनातन के लेखक हैं जिन्हें हाल ही में 30वें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न को भी मार्क कर लीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा। तो मराठी लेखक है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं। इनको साल 2020 का सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनकी कृति के लिए, जिसका नाम है सनातन। इसरो ने हाल ही में रॉकेट RH560 का परीक्षण किया। इस रॉकेट के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट, ये एक साउंडिंग रॉकेट है, ये बात सही है। और इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के हरिकोटा परीक्षण केंद्र से किया गया है, ये बात भी ठीक है। इस रॉकेट की मदद से मौसम में होने वाले बदलावों की जानकारी ली जा सकती है, ये गलत है। एक्चुअली इसकी मदद से वायुमंडल में मौजूद जो हवाएं हैं, हवाओं में ऊंचाई पर होने वाले जो बदलाव हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा। पहला दूसरा सही। हाल ही में आयोजित क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड देशों का ये पहला शिखर सम्मेलन था। क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं? पहले क्वाड का फुल फॉर्म आपसे पता कर सकता है। तो क्वाड का जो पूरा नाम होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको बोलते हैं, QSD इसका पूरा नाम है। अब इसमें ये जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान का एक तरीके से चतुष्फलक ये संगठन या गठबंधन कहलाता है। 4 देश शामिल हैं इसमें, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो जाता है कि क्वाड देशों का पहला सम्मेलन था। इसमें चारों देशों के अलग अलग प्रधानमंत्री
जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस शिखर सम्मेलन की पहली बैठक में हिस्सा लिया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था एक्चुअली, ठीक है। और चलिए, इस पहली बार इस सम्मेलन में ब्रिटेन को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें ये बात गलत है, पहला और तीसरा ही सही है, इसमें आंसर कर लेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बनेगा परीक्षा में। सारे प्रश्न आज के सब ऐसे ही हैं, तो इसको याद रखेंगे। जो मिताली राज है, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, इंडियन क्रिकेटर हैं ये, और ये भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है क्रिकेट की, इसमें देखिए तो मिताली राज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पहली क्रिकेट खिलाड़ी भारत की जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, वो भी किस में? महिला टीम में। और ये दुनिया की दूसरी बन गई हैं, ठीक है, दुनिया की दूसरी है, वैसे पहली है भारत की। सेलेक्ट कर लेंगे आंसर इसका। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम आपके जीएस के। तो 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कई बार पूछा हुआ है सवाल और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये थे कौन? तात्या टोपे, ऑप्शन बी। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी अफ्रीका से जब लौटे थे, वो दक्षिण अफ्रीका से, वो साल 1915 एडी में लौटे थे, और इन्होंने अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था बिहार के चंपारण जिले से। यहाँ पर नील की खेती, किसानों से संबंधित था ये सत्याग्रह, जो कि किसान नील की खेती किया करते थे। अंग्रेज़ों के कहने पर ये कंपलसरी कर रखा था, अगर किसान के पास ये कोई क्षेत्र है तो उसके 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में ये चंपारण आंदोलन शुरू किया गया। ये सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ, और ये हुआ था चंपारण में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? 9 अगस्त की बात है ये, 9 अगस्त 1925 की। इसमें लखनऊ के पास एक गांव था काकोरी, इसमें एक ट्रेन थी और वो ट्रेन अंग्रेज़ों की थी, उसमें सरकारी खजाना था जिसको लूट लिया गया था भारतीयों के द्वारा। तो इसी घटना को हम जानते हैं काकोरी कांड के नाम से। इसमें कौन कौन शामिल थे इस घटना को, इस खजाने को लूटने में? एक तो अशफाक उल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इनको फांसी की सज़ा हो गई थी इस वाले कांड में। बाद में जब केस चला था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो फरार हो गए थे, ये बच गए थे। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा घोषित किया? क्लासिकल लैंग्वेज है ये, इस पर यह प्रश्न बनना बहुत ज़रूरी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी हुआ है। तो ये ऐसा किया है उत्तराखंड ने, आप जानते हैं उत्तराखंड है। उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा साल 2010 में दिया गया था। तो उत्तराखंड की पहली आधिकारिक भाषा क्या हुई? हिंदी है। राजकीय भाषा उत्तराखंड की हिंदी है। ऐसे उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं प्रथम राजभाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है यहाँ की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? मार्क कर लीजिए। आर्टिकल नंबर 169, आर्टिकल 169 के तहत संसद जो है किसी भी विधान परिषद बिना, जिसमें किसी राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, उसमें जो है उसका सृजन करने के लिए जो है उपबंध कर सकती है कौन? पार्लियामेंट। लेकिन ये अनुमोदन होगा किसका? उस राज्य की विधानसभा का। आर्टिकल 169। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है, यहाँ पर आपको दिए गए रोग और उन रोगों के कारण किस वजह से होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन सा रोग होता है। पहला देखिए प्लेग। प्लेग जो रोग है एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है प्लेग। तो इसको कर लेंगे जीवाणु। इसका जो संक्रमण है वो चूहे पर एक पिस्सू पाए जाते हैं, पिस्सू इसके वाहक होते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है। एड्स को आप जानते हैं,
एड्स जो है ये HIV वायरस की वजह से होता है। अगला है गंजापन। गंजापन जो होता है फंगस की वजह से होता है हमारे बालों में। मलेरिया, मलेरिया को आप जानते हैं प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। कनेक्ट कर सकते हैं 4 3 2 1, इस तरह से ये कनेक्ट हुए हैं। तो इसका आंसर कर पाएंगे ऑप्शन डी। फंक, फंक के जो था, फंक के द्वारा इनमें से किसका आविष्कार किया गया? विटामिन की खोज की थी फंक ने, सी फंक। जो पराश्रव्य ध्वनि होती हैं, पराश्रव्य तरंगे होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इंग्लिश में आपको याद आएगा ये नाम अल्ट्रासोनिक वेव्स के नाम से। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनकी रेंज क्या होती है? अच्छा, तो ये 20 किलो हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिनकी आवृत्ति, ऐसी आवाज़ें, ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा होती है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की ध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड्स में आती है। हमारे जो कान हैं, इस तरह के जो अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये साउंड होते हैं, इसको हमारे कान नहीं सुन सकते। पर्णहरित यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, में कौन सा तत्व पाया जाता है? सवाल कई बार पूछा है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व है? ये मैग्नीशियम होता है। जो राजा राममोहन राय थे, इनको राजा का जो टाइटल है ये किसने दिया था? तो ये था कौन? अकबर सेकंड। इस सवाल भी बहुत बनता है। अकबर सेकंड का जो कार्यकाल था 1806 से 1837 तक था, और जब ये मुगल साम्राज्य का शासक बना था तो इसने जो है इनको, राजा राम मोहन राय को, राजा की उपाधि दी थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन हुआ करता था? इस सवाल में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। जो मुगल साम्राज्य है उसमें सबसे पहले उसकी स्थापना की थी, यह पहला शासक कौन था? बाबर। के बाद आया हुमायूं, के बाद आया अकबर। और जो बाबर था 1526 में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ अगर आपको टाइम पीरियड देखना हो तो टाइम पीरियड जो अकबर का था, अकबर 1556 ईस्वी में शासक बनता है मुगल साम्राज्य में, और ये रहता है 1605 ईस्वी तक। तो ये शासनकाल आपको पता है। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 ईस्वी से 1605 तक था, और जहांगीर का 1605 से 1627 था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले आपको स्थापना वर्ष पता होगा, तभी आप यहाँ कनेक्ट कर पाएंगे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 AD में, ठीक है। तो यहीं पर, या फिर 1599 भी लिखा आता है, ठीक है। 1599 में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन जो ऑफिशियली जो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा अनुमति मिली थी वो इस दिन एक चार्टर के थ्रू मिली थी इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए। तो अब देख लीजिए किस रेंज में आएगा ये, 1600 या 1599। ये आता है अकबर के टाइम पीरियड में। 56 के बाद में तो भाई उस समय भारत में अकबर का ही शासन चल रहा था। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, आप ऐसे कर सकते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पदावधि कितनी होती है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है हमारे देश का, उसके पद को जो है वो या तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर 6 वर्ष की अवधि के अंतर्गत उसकी आयु जो है 65 वर्ष की पूरी हो जाती है। मान लीजिए ये 6 ईयर्स हैं, 0 to 6 ईयर्स, ठीक है। ये क्या है, ये इतना कार्यकाल है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन अगर उसकी एज 2 साल पहले, 1 साल पहले अगर 65 साल की हो जाती है तो भी वो रिटायरमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है, उस पद से मुक्त हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसका मतलब यही होता है अगर 65 वर्ष की आयु इन 6 वर्ष के दौरान पहले ही हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा हैं, जो कि अभी नियुक्त किए गए हैं 13 अप्रैल को। अभी भी आपने सुना जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है पीक पर, एक तरीके से कह सकते हैं हम। तो इसमें इलेक्शन जो करवा रहा है चुनाव आयोग, इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इन्हीं को अब ब्लेम किया जा रहा है कि जो मुख्य, एक तरीके से जो निर्वाचन आयुक्त है हमारा, इलेक्शन कमीशन है निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, इस पर जो है जितने भी अभी कोविड की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है उन सबकी हत्या का जो आरोप है
वो इस पर लगना चाहिए, चुनाव आयोग पर। ऐसी सिचुएशन में कैसे चुनाव करवाया, इन सब की मौत का जिम्मेदार चुनाव आयोग को बताया जा रहा है, इसके निर्वाचन आयुक्त को बताया जा रहा है। कौन थे इनसे पहले जिन पर ये इल्ज़ाम लगा है, किसने भी इस्तीफा दिया है? सुनील अरोड़ा, इन्हीं पर। ये क्या करेंगे इलेक्शन करवा के? सब कुछ तो सरकार के हाथों में ही होता है। और सरकार ने भी सुनने में आ रहा था, इनको इस पद से जब हटाया है तो किसी एक राज्य का इनको अब राज्यपाल बनाया जाएगा। तो इनकी क्या ही बिसात है ऐसी संस्थाओं की, क्योंकि सारी संस्थाएं जो होती हैं मौजूदा हालात में, वर्तमान में, या जब भी कोई भी सरकार आती है, वो सारी संस्थाएं सरकार के प्रभाव में ही काम करती हैं। तो यहाँ से हटा करके इनको अब कोई और पद दे दिया जाएगा। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा हैं। 13 अप्रैल से इन्होंने पद ज्वाइन कर लिया है ये वाला। इलेक्शंस अब भी जारी हैं, यूपी में भी, बाकी जो राज्यों में अनाउंसमेंट की गई थी वहाँ पर भी। और ये चीज़ आप सबको स्टडी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ अब समझ में आती है। अगर ये सरकार ठीक से कोरोना का मैनेजमेंट नहीं कर पा रही तो कोई सरकार नहीं कर पाएगी। मिसमैनेजमेंट आप अपने कॉमन सेंस से ही ये चीज़ें समझ रहे हैं, और देख करके कमेंट्स वगैरह में भी लिखते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं हम। अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हाँ, वाकई सरकार जो है इसके सही इंतज़ाम नहीं कर रही है इस बीमारी से लड़ने के लिए, रोकथाम के लिए। इसकी गैर जिम्मेदाराना चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल तो इलेक्शंस तो नहीं होने चाहिए थे, जब पता है कि कोरोना भी पीक पर है इस टाइम। यानी लोगों की जान से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, प्यारी चीज़ है, वो इलेक्शंस है। हर राज्य के इलेक्शंस जीतते चले जाओ, कैप्चर करते चले जाओ उसको, और लोगों को मरते जाने दो। योगी जी का कहना तो यहाँ तक है कि हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, कोरोना के केस है ही नहीं, सबसे कम है। ऐसी जो है केवल और केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यूपी में कोरोना है या कोरोना के केस ज़्यादा हैं। अगर आप रिपोर्ट्स उठा करके देखोगे, एक तो पहली बात, जो भी जितनी भी मौतें हो रही हैं, डेटा हो रहा है, डेटा को छुपाया जा रहा है। ऊपर से जो बड़े पद पर हैं, जो जिम्मेदार हैं राज्यों के लिए, देश के लिए, उनके इस तरह के जब बयान आएंगे तो आप क्या सोच पैदा होगी हम लोग के दिमाग में? क्योंकि जब हम मरते हुए देख रहे हैं लोगों को अपने सामने आंखों के, और बड़े लोग उसको झुठला रहे हैं, उस चीज़ को नकार रहे हैं, फिर किस पे भरोसा कर पाएंगे ऐसे टाइम पीरियड पे आप? योगी जी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन में कोरोना का ही नाम परिवर्तन कर दें, कोरोना का नाम परिवर्तन करके कहीं उसका नाम ऑक्सीजन ही ना रख दे, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड इतनी है, ऑक्सीजन से ही बच पा रहे हैं अभी, तो कोरोना का नाम परिवर्तन करके कहीं ऑक्सीजन में ना बदल दें। खैर, जो भी हो, इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बन रहा है फ़िलहाल। तो क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये चीज़, ये सेंस, ये कॉमन सेंस आप लोगों को अब समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। हम लोग सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई बदलाव हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बदलाव सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपना बचाव जो है हम घर में रह करके कर सकते हैं। अस्पतालों के हालात आपके सामने हैं, डेली मुझे बात करनी पड़ रही है इन पर भी इतनी इतनी, लेकिन हम कभी ऐसे बात नहीं करते हैं वीडियो में। बहुत दुखी है मन इस वक्त में ना, बहुत ज़्यादा दुखी है। जितनी भी कोविड की वजह से बेकार में जिन लोगों की मृत्यु हो रही हैं, इनमें से ये भी नहीं कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं होगी। आपको पता भी नहीं है कि किसके साथ क्या हो सकता है। एयर के थ्रू फैल रहा है अभी, जो इस बार का कोविड है, ये एयर के थ्रू फैल रहा है। कहाँ से कब लग जाएगा पता ही नहीं लगेगा। सिम्टम्स कब आपकी बॉडी में आने लगेंगे आपको नहीं मालूम। मेरी तबीयत भी काफ़ी दिन से ठीक नहीं है अभी, इसलिए बीच में काफ़ी गैप हो जा रहे हैं आपकी जो वीडियोस हैं, सेशंस हैं, उनके लिए भी। कभी कभी अच्छा लगता है तो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं आपके लिए, लेकिन ओवरऑल इतना ही कहना चाहेंगे आपसे, अभी किसी से मत मिलिए, आप अपने रिलेटिव से भी मत मिलिए फ़िलहाल तो। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रिलेटिव से क्यों ना मिले, हाँ, जो संक्रमित हैं उससे ही मिले। आपको पता है दिल्ली में जो एरिया है, अगर आप देखोगे दिल्ली में 500 मीटर का कोई एरिया है, ठीक है, उसमें आपको 100 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। इट्स 100 केस हैं जो कोरोना पॉजिटिव के हैं, समझे? तो इस वक्त जांचें बहुत कम हो रही है। अगर जांच होने के बाद भी आप देख रहे हो तो 3,60,000 के पास केस मिल रहे हैं। तो ये तो जब जांच हो रही है तो 3 लाख पता लग रहे हैं, जांच भी तो पूरी तरह से नहीं हो रही है। तो याद रखिए, ये केस 3 लाख नहीं है, डेली ये कम से कम डबल है ये डेटा। अगर जांच ज़्यादा होने लगे दिन में तो 8-10 लाख से कहीं कम नहीं जाएगा डेली जो कोरोना केसेस हैं। यानी कोरोना जो है, इसका प्रसार जो है पूरी अच्छी तरीके से हो चुका है पूरे भारत में ही। इसका जल्दी से जाना बहुत मुश्किल है,
भले ही कोई भी कितने भी दावे करते रहें, कोई भी सरकारें कितनी भी दावे करें, सब झूठ है। तो आपके करीबी में रिश्तेदारों में देखने को मिल रहा होगा कितने लोग जो हैं कोविड की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है उनकी डेथ हो रही है। अभी क्या कर रहा है, ये लंग्स पर सीधे इफेक्ट कर रहा है, आपके फेफड़ों पर, और फेफड़ों पर जब इफेक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की बढ़ने लगती है। और ऑक्सीजन के लिए जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, एडमिट ही नहीं किया जा रहा है, जगह ही नहीं है वहाँ, कहाँ करेंगे? कर भी लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं है, क्या देंगे आपको? स्थिति बहुत भयावह है इस वक्त में। आप किसी से मत मिलिए, घर में रहिए, आराम से पड़े रहिए। ज़िंदगी बची रही तो बहुत सारे काम आप कर लेंगे 1 साल के बाद में। सारी चीज़ें हैं, सबके लिए रुकी हुई हैं। आप, ऐसा नहीं है अगर आप लॉकडाउन अभी ना हुआ या आप बाहर घूम रहे तो कौन सा इतने बड़े पद पे पहुंच जाएंगे अभी, समझे? तो मेरी चीज़ों को सीरियसली लीजिए, एक वीडियो में इस पर बात करेंगे। वैसे काफ़ी सारी डिस्कशन कर लिया है इस चीज़ पर, इसी बात को एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग से। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, जिससे हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। स्थापना हुई थी इसकी साल 1952 में। सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी आवश्यक होती है? संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है, निर्वचन है, ये निर्वाचन नहीं है, इससे संबंधित जो मामलों की सुनवाई होती है उसमें न्यायाधीशों की संख्या मिनिमम होनी चाहिए 5, डी ऑप्शन। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इस नदी को आप जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है ये नदी, तो इसको हम जानते हैं दामोदर रिवर। प्रदूषण के कारण इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं वो कौन से होते हैं? तो ये आर्सेनिक है, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है इसको क्या बोला जाता है? ये सवाल ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्टली। इसको हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं इसको, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं किस चीज़ के? तो ये होते हैं वायु प्रदूषण के, ठीक है, एयर पोल्यूशन के। तो लाइकेंस जो है एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? ये गैंडे के लिए फेमस होते हैं। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, कहाँ पर है ये? असम में है। एक तरफ बांध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कौन सा बांध किस रिवर पर है आपको बताना है। तो जो भाखड़ा नागल डैम है वो सतलज रिवर पर है, सही है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा पर है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी पर है, नहीं गोदावरी पर नहीं है, ये कृष्णा रिवर पर है। कृष्णा रिवर पर है तो ये सही हो जाएगा आंसर। हीराकुंड डैम महानदी पर है, ये सिंधु नहीं है, महानदी करो इसको, ठीक है। भारत में अधिकांशतः जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन है कहाँ से किया जाता है? तो ये है बम्बई हाई से करते हैं इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा, बम्बई हाई, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का आरोही क्रम बताइए। इस सवाल को याद रखना, ये जो विश्व के देश हैं, विश्व में सबसे बड़ा देश है रशिया क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद नंबर आता है 2 पे कनाडा, 3 पे आता है यूएसए, चौथे पे आता है चाइना। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना जो है तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। चाइना ने इधर उधर के देशों को कैप्चर कर रखा है, कुछ कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर रखा है, इस वजह से वो मानता है कि वो विश्व में तीसरे नंबर पर है। बट ऑफिशियली आप देखोगे तो अमेरिका जो है तीसरे नंबर पर आता है, ब्राज़ील 5वें नंबर पर है। तो ये जनसंख्या के हिसाब से, विश्व में जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से, साथ ही एरिया के हिसाब से 5वें नंबर पर है। ऐसे ही अमेरिका पॉपुलेशन के हिसाब से भी और किसके हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से भी 3rd पोजीशन पर है विश्व में। तो ये दो देशों के क्वेश्चन अलग सेपरेट बनते हैं। तो ये है घटते हुए ऑर्डर में, ठीक है, एरियाज आप देख सकते हैं। तो अभी ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस तो ऐसे ही मुझे लग रहे हैं ये, लेकिन आपको जो ऑर्डर फॉलो करना है वो इसको करिए। भारत
क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वें नंबर पे आता है। ये ऑर्डर आप याद रखिएगा हमेशा। कौन सी निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है अनामुडाई है ये, ठीक है। ऑप्शन ए है अनाईमुडी है ये। तो इसमें हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वाले प्रैक्टिस सेट में, या उससे पहले एक जनरल वीडियो डिस्कशन करेंगे। जनरल वीडियो में हम जो प्रेजेंट सिचुएशन की है, अभी जो सारी बातें आज हमने इसमें डिस्कस की हैं उसी को एक्सटेंड करेंगे। और अगर ज़िंदगी बाकी रही, सही सलामत रहे, तो आपके लिए हमने जो प्लानिंग की है स्मार्ट बोर्ड क्लासेस के लिए की है अभी, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड क्लासेस मतलब सामने से आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, वो सामने से रहेंगे सीधे। आपको जो चीज़ अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो उनको सीधे डायरेक्टली आप मेरे से पढ़ पाओगे सामने इसी चैनल पर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।